डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब हम यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा और इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं और क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है और किस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा और इसमें चार्ज सेपरेशन किस तरह से होगा। इसको आज हम बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह से पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स कि जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होता है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो आज सारे हम पॉइंट बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होगा और इसके लिए कौन कौन से ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं। नंबर 1, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पहला कंडीशन कि पाई बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड के पोजीशन में हो सकता है। कैसे? मान लो कि ये जो एक वाई ग्रुप है, इस वाई ग्रुप के लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड भी है, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है और ये पाई बॉन्ड मूव होने जा रहा है कहाँ पर, राइट साइड में। यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड था। तो एक कंडीशन ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव होकर नियरेस्ट जो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है वहां पर चले जाएगा। तो उसकी कंडीशन इस तरह से हो जाएगी कि लेफ्ट साइड में अब सिर्फ क्या बचा है, सिग्मा बॉन्ड बचा है और राइट साइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आ गया है। पहला मूवमेंट ऐसा हो सकता है। नंबर 2, सेकेंड पोजिशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम मतलब जहां पर डबल बॉन्ड है और उससे जो एटम अटैच है उसी एटम पर डबल बॉन्ड का ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर मूव हो सकते हैं। तो ये मूव होने के बाद इसकी जो हमको रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से करना होगा कि इस वाई एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो उसको हम 2 डॉट से डिनोट करते हैं और दोनों तरफ क्या बचा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बचा है। थर्ड कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम एटम टू बॉन्ड पोजीशन, कि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास लोन पेयर मौजूद है, तो वो लोन पेयर को हम मूव कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस वाई ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, राइट साइड में पाई बॉन्ड बन गया वहां पर। तो ये प्रेजेंटेशन लोन पेयर का शिफ्ट होकर क्या बना है, पाई बॉन्ड। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पर एक ग्रुप लिया गया, एक स्पेशीज है OH- जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और एक मॉलिक्यूल है CH3Br, इस पर वो अटैक कर रहा है। यहाँ पर हम मूवमेंट के थ्रू बताएंगे। एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि हमें डायरेक्शन बतलाना होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव होने जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिस्कस कर पाते हैं कि उन पर नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, ओ के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, ये अटैक कर रहा है कहाँ पर, CH3 पर। क्यों करेगा, इसके लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, इस बॉन्ड के अंदर कार्बन और ब्रोमीन में नेगेटिव के डायरेक्शन में हो रहा है और इस पॉजिटिव पर कौन अटैक कर रहा है, एक लोन पेयर एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो अटैक कर रहा है। तो ऐसा करने पर हमको जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है वो किस तरह से हो जाएगा, आप लिखेंगे इसको यहाँ पर CH3 के साथ किसने बॉन्ड बनाया है, OH ने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लिया है, ब्रोमीन ने, तो ये हमें लिखना होगा किस तरह से, Br लिखेंगे हम और उस पर लगा देंगे -4। तो जब भी रिएक्शन होती है उसमें इसी तरह से होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो अटैक करता है उस एटम पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और फिर उसी में से एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर मूव हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जिससे बना था 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर वो चले गए कहाँ पर, ब्रोमीन के पास। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट हेडेड एरो के थ्रू इसको प्रेजेंट किया है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं, ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
CH3 और Cl के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर ये दो जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ये ब्रेक हो रहे हैं सिमेट्रिकली मूव हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर CH3 प्लस यहाँ लिखेंगे Cl, ये इक्विवेलेंट मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट हुआ है। तो दोनों एटम के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऊपर हमें एक आयन मिला है और नीचे हमें क्या मिला है, रेडिकल मिला है, फ्री रेडिकल मिला है। तो इस तरह के ये जो कंडीशंस है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड था। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होगा। ओके, लेट्स डिस्कस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वजह क्या है, नंबर 1 इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, कि कोई एटम जिसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कैरेक्टर है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है उसका इफेक्ट होगा यहाँ पर, या फिर उसमें उस रिएक्शन करते वक्त वहां पर कोई अटैकिंग रिएजेंट मौजूद हो। इन दोनों चीजों के इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 परमानेंट इफेक्ट, नंबर 2 टेम्पररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में यहाँ पर फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 होता है इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 है मेसोमेरिक इफेक्ट, नंबर 3 है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों इफेक्ट ऐसे हैं जो परमानेंट इफेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद टेम्पररी इफेक्ट में एक ही इफेक्ट डिस्कस किया गया है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट को आई से डिनोट किया गया है, आई इफेक्ट कहते हैं हम यहाँ पर। अब इस आई इफेक्ट में कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर ये आई इफेक्ट क्यों होता है। नंबर 1, टू अनलाइक एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये इफेक्ट उन दो एलिमेंट के बीच में नजर आएगा जहां कोवेलेंट बॉन्ड हो बट वो दोनों एटम कैसे हो, सेम ना हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में आपको इंडक्टिव इफेक्ट नजर आएगा। नंबर 2, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। नंबर 3, और ये एक वीक इफेक्ट है। अब इसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो किस तरह से होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया है इससे पहले और पाई इलेक्ट्रॉन भी डिस्कस किया है। तो याद रखो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग यहाँ पर हम देखते हैं। नंबर 1, 3 कंडीशन यहाँ पर नजर आने वाली है कि कोई एक एटम था, उस एटम से कोई एक ग्रुप अटैच है, वो जी हमने इसको सफिक्स किया है, वो जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कार्बन के थ्रू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पहली कंडीशन कि अगर ये जो जी ग्रुप है अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो कार्बन से, जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ पर होगा, जी के डायरेक्शन में होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम कार्बन से अगर हेलोजन को लगा दे तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर ये इफेक्ट हमको नजर आ सकता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो जी ग्रुप है इसकी और कार्बन की यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। ये कब आपको नजर आएगा, नॉर्मली जब कार्बन के साथ कौन अटैच हो, हाइड्रोजन, तो नियर बाय दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सेम कंसिडर की गई है। नंबर 3 कंडीशन देखेंगे हम यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो जी ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो किससे, कार्बन से। अब ये कब नजर आएगा, जब हमें इस जी ग्रुप में कौन नजर आए, मेटल नजर आए। तो यहाँ पर मेटल जो होते हैं नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेटिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरह से आई इफेक्ट नियरेस्ट कार्बन पर होता है। यहाँ देखिए एक एटम है जी, वो जी हमने क्या लिया, क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। अब इस क्लोरीन से हमने देखना है इस क्लोरीन का इफेक्ट किस कार्बन तक हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्लोरीन से अटैच है कार्बन नंबर 1, ये क्या है, ये है कार्बन नंबर 1। इस कार्बन नंबर 1 पर इफेक्ट हो रहा है और हमने यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है इसलिए क्या लगाया है, डेल्टा पॉजिटिव लगाया है। डेल्टा पॉजिटिव क्यों लगाया है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। मतलब ये है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये डायरेक्शन बताया, मूवमेंट देखिए लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं।
ठीक है। तो ये आई इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस कार्बन से कहां पर हो रहा है, क्लोरीन के डायरेक्शन में हो रहा है। तो पहला इफेक्ट किस पर हुआ, इस कार्बन पे हुआ। तो बच्चों अगर पहला जो इफेक्ट होता है इसको हम एक ही डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं और इस पर हम क्या करते हैं, प्लस साइन बताते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड जो कार्बन है उसके डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मरतबा डेल्टा साइन का इस्तेमाल किया हमने। मतलब ये है कि जितनी साइन बढ़ते जाएंगे उतना इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो कार्बन फर्स्ट कार्बन से अटैच है यहाँ पर सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन को देखा जाए तो फर्स्ट कार्बन पर इस क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा है और सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन का इफेक्ट क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कम होने की वजह से यहाँ पर 2 मरतबा हमने डेल्टा साइन का इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, इसलिए प्लस साइन यहाँ पर हमने लगाया है। उसके साथ अटैच है कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पर हमने क्या किया है, 3 मरतबा डेल्टा साइन को इस्तेमाल किया है और यहाँ पर भी पॉजिटिव कैरेक्टर लगाया। मतलब जैसे जैसे आप क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाते जाएंगे उतना इफेक्ट वहां पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसमें अब देखिए फर्स्ट जो कार्बन था इसमें दोनों तरफ से ब्रांचेस है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर कार्बन की चेन है, अप साइड में भी है, डाउन साइड में भी है। तो जो जो एटम उस एटम से अटैच होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच, उन सब पर इसका इफेक्ट नजर आएगा। तो इस कार्बन के अप साइड में ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर भी इफेक्ट हो रहा है और इस पर हमने क्या किया है, 2 मरतबा डेल्टा साइन का इस्तेमाल किया, प्लस इफेक्ट। याद रखो जितना डेल्टा साइन मतलब हम जितना एटम से दूर जाएंगे उतना इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। और उस इफेक्ट को हम शो करने के लिए डेल्टा साइन क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइन इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो डायरेक्टली अटैच है तो 1 साइन, उसके बाद अटैच है तो 2 साइन आ गया और फिर दूर चला गया तो हम 3 साइन, इस तरह सो ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमने इफेक्ट देखा है। इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं। इसमें से एक लिखा जाता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। अब ये माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट कब होगा, जब उस कार्बन एटम से कौन अटैच हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम EWG कहते हैं शॉर्ट में। EWG का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, हाँ एटम से अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। और ये ग्रुप आने की वजह से जो इफेक्ट उस कार्बन पे होगा हम उसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो नंबर सेकंड है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं उस एटम पर जो उससे डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2 कंसेप्ट याद रखें, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वहां पर अटैच है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है मतलब कि वहां पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मतलब वहां पर एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, अब देखिए कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पर अगर आप अल्काइल ग्रुप की बात करें तो अल्काइल ग्रुप में टर्शरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी, प्राइमरी और नॉर्मल मिथाइल ग्रुप, ये सब के सब क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। अब इसमें भी इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बतलाना होता है। तो टर्शरी में नॉर्मली आपको पता है कि 3 कार्बन वहां पर अटैच होंगे, एक कार्बन से 3 और कार्बन अटैच है तो टर्शरी कार्बन है। ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो टर्शरी कार्बन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर विद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी और उसके बाद यहाँ पर मिथाइल। देन उसके बाद जो अदर ग्रुप है उसमें भी यहाँ पर हम कंपेरिजन कर लेते हैं कि O- ग्रुप अगर किसी कार्बन से अटैच है तो O- मतलब ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर विद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि जब हम लेफ्ट से मूव कर रहे हैं राइट साइड में O- का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर ज्यादा है
एज कंपेयर विथ सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस से। और फिर अब हम मूव करते हैं कार्बन की तरफ। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये टर्शरी कार्बन है। इस टर्शरी कार्बन की रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही है फिर ज्यादा है किसके से, सेकेंडरी से। सेकेंडरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 कार्बन लगे हैं, यहाँ पर 2 ही कार्बन। तो कार्बन ग्रुप कम होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो उनका ऑर्डर है वो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ऑर्डर ये इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। फिर और आगे मूव करें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिक्रीज। इस साइड में क्या हुआ, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ गए। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी नहीं रख पा रहे, बहुत कम है इनकी। यहाँ पर एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पर तीनों भी हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी मतलब ड्यूटेरियम, और इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन। तो बच्चों ये थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको आपने याद करना है। ये ग्रुप कहीं पर अटैच हो तो आप देख सकते हैं कि उस पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में हम बात करते हैं कि एक ऐसा एटम स्पेशीज जो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा हो, उसको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। नंबर 1 जिसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की वो है N+R3। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमाइन के, टर्शरी अमाइन है, और उस टर्शरी अमाइन के ऊपर पॉजिटिव साइन आए। मतलब यहाँ पर ये कब पॉसिबल है, जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रहा हो, ऐसी कंडीशन में इस पर पॉजिटिव साइन आता है। ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और ये क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं NO2 की, देन CN, उसके बाद फ्लोरीन एसिडिक ग्रुप, और फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप, देन उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहलिक ग्रुप, और उसके बाद ईथर ग्रुप, देन उसके बाद यहाँ पर है बेंजीन, बेंजाइल ग्रुप, फिनिल ग्रुप, देन अल्काइन, अल्कीन, और लास्ट में यहाँ पर हम लगाया है हाइड्रोजन। तो बच्चों ये सीक्वेंस को आपने याद कर लेना है, ये ग्रुप को आपके माइंड में रखना है। बस ये ग्रुप को हम देखकर बता सकते हैं कि किसी एग्जाम्पल के अंदर माइनस आई इफेक्ट हो रहा है या प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। तो दो ही चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप। चलिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम समझते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसी कंपाउंड की कब बढ़ेगी और कब कम होगी। तो याद रखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उस सिस्टम से अटैच होगा उतनी एसिडिक कैरेक्टर से क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, कि जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पर होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देख लें, एसिडिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इस CH2 के साथ कौन अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन है। इन तीनों को हमने समझना है। तो बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और डोनेटिंग की। तो ये क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये CH3 क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमने यहाँ पर अरेंज करना है कि ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा। तो देखिए ये विथड्रॉइंग ग्रुप जो है क्लोरीन और फ्लोरीन, इन दोनों में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो एग्जाम्पल है C वाली, ये सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगी। ऑलरेडी वो एसिड तो है बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके अल्फा पोजीशन पर आने की वजह से इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर विद दिस एग्जाम्पल, जिसमें अल्फा पोजीशन पर कौन है, क्लोरीन है। जबकि थर्ड एग्जाम्पल पे क्या है, यहाँ पर इस अल्फा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप आने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इनको अगर अरेंज किया जाए तो C ऑप्शन का एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर विद दिस वन B, और उसके बाद सबसे कम किसका होगा, A होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो था कि ग्रुप के आने की वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है, लेकिन अगर उनका डिस्टेंस कम और ज्यादा हो जाए, वो दूर चले जाएं, तब ऐसी कंडीशन में उनके एसिडिक कैरेक्टर में क्या चेंज आता है वो देखेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पर देखिए कि सारे जो मॉलिक्यूल है इन सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन मौजूद है, बट यहाँ पर सभी के अंदर जो हैलोजन एटम है उनकी पोजीशन अलग अलग है। नंबर 1 अगर हम आते हैं इस फर्स्ट एग्जांपल में, तो इस फर्स्ट एग्जांपल में देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला ग्रुप मौजूद नहीं है। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो सेकंड एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन का ये जो पड़ोसी कार्बन है, इस पड़ोसी कार्बन को आप क्या बोलेंगे बच्चों, ये है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से क्लोरीन है, मतलब अल्फा पोजीशन कार्बोनिल से बहुत करीब है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में आ जाए तो ये अल्फा था, अल्फा के बाद कौन है बच्चों, ये है बीटा। तो बीटा पर कौन है? क्लोरीन है। ये पोजीशन थोड़ी सी दूर है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। थर्ड एग्जाम्पल फोर्थ में देख लीजिए यहाँ पर कि अल्फा, अल्फा के बाद ये है बीटा और बीटा के बाद ये क्या है? गामा। तो गामा पोजीशन पर कौन है? क्लोरीन। मतलब ये डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ गया। तीनों के पास सेम एटम अटैच है क्लोरीन, बट इनकी पोजीशन बदल रही है। याद रखो, जितनी दूर एटम जाएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर वहां पर कम हो जाएगा। सबसे पावरफुल एसिड कौन है? तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ग्रुप से करीब है तो वो ज्यादा पावरफुल कहलाएगा। तो सेकंड एग्जांपल ये जो है जिसमें अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है वो ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो कि बीटा पे अटैच है, फोर्थ एग्जांपल जो गामा पे अटैच है, और फर्स्ट एग्जांपल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पर मौजूद नहीं है, ठीक है। इस वजह से इस तरह से डिस्टेंस के भी इनके एसिडिक कैरेक्टर पर इफेक्ट होता है। अच्छा, अगर हम बात करें अमाइंस की, तो अमाइन के अंदर हम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप को देखें तो उनके बेसिक कैरेक्टर में किस तरह से चेंज आता है। तो याद रखें, बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होंगे उतना बेसिक कैरेक्टर उसका बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर वहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके, चलिए अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें, गैसियस फेज की अगर बात की जाए तो गैसियस फेज में टर्शरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर विद सेकेंडरी, प्राइमरी और देन उसके बाद अमोनिया। तो बच्चों यहाँ पर ये जो गैसियस फेज होता है, लिक्विड फेज होता है, इसको आपने माइंड में रखना है। ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट की गई है। तो ये हमेशा याद रखो, अमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर है गैसियस फेज के अंदर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और देन उसके बाद है अमोनिया। ओके, अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस फेज की अगर बात की जाए, अभी हमने क्या बात किया ऊपर, गैसियस फेज। एक्वस फेज में और गैसियस फेज में आपको यहाँ पर चेंज नजर आएगा। एक्वस फेज मतलब यहाँ पर वाटर के साथ मिलाया गया, वाटर इसमें मौजूद है। अब अमोनिया, ये अमाइन इस वाटर के साथ भी इंटरेक्शन करता है, उसके बाद इनके अंदर कैसे चेंज आएगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनका जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, कैलकुलेट किया गया है और उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कंडीशन यहाँ बतलाई गई है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नंबर वन, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर देखा जाएगा। नंबर टू होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, मतलब कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उस अमोनिया से, उस अमाइन से घिरे हुए हैं, कितने बॉन्ड बने हुए वहां पर। और नंबर थ्री, स्टेरिक हिंड्रेंस, के जो ग्रुप अटैच है वो किसी और ग्रुप को क्या कर रहा है, मतलब कितनी जगह घेर रहा है, कितना बड़ा ग्रुप है, कितना बल्कियर ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क क्रिएट कर रहा है। तो ये तीन चीजें हम माइंड में रखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि एक्वस फेज में जो अमाइन है उसका बेसिक कैरेक्टर कैसे बदल रहा है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर टू है सॉल्वेशन इफेक्ट और नंबर थ्री है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहला जो कंडीशन दी गई है कि अगर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है देन यहाँ पर इनका बेसिक कैरेक्टर कैसे माना जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा बताया गया है, प्रैक्टिकली ये बात बतलाई गई है, कंफर्म की गई है, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगा। अब ऐसा क्यों, टर्शरी क्यों नहीं? इसका एक रीजन ये है कि इस टर्शरी अमाइन के साथ तीन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है और ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है। तो होता है क्या, ये अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, स्टेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल को इफेक्ट उसके डिस्कस करते हैं तो वहां पर उनकी स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है कि मॉलिक्यूल ने स्टेबल होना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी लेवल क्या हो, स्टेबल हो जाए।
तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन ग्रुप अटैच है। ये सेकेंडरी अमाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर विद प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी के बाद यहाँ पर टर्शरी बताया गया है क्योंकि ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर भी था और 3 यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप आ भी गए हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम एक्वस फेज में अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई इफेक्ट देखिए, इस टर्शरी के अमाइन के अंदर क्या हो रहा है, 3 यहाँ पर आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लोन पेयर तो है, प्लस आई इफेक्ट और बढ़ चुका है। यहाँ पर ये अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन जो लोन पेयर रखता है ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा, ठीक है, और ये जो CH3 ग्रुप है ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है एज कंपेयर विद प्राइमरी और सेकेंडरी। और लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर अमोनिया। अमोनिया के पास 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है और तीनों भी क्या है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं। तो ये था पहला कंडीशन। नंबर 2, अगर मिथाइल के बजाय अगर हम इथाइल लगा ले तब इनके बेसिक स्ट्रेंथ में और चेंज आएगा। देखिए, ये नाइट्रोजन के साथ हम इथाइल ग्रुप की बात करें, ये जो इथाइल ग्रुप है इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको लिखा जाएगा CH2CH3, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली कौन अटैच है, CH2, और CH2 से कौन अटैच है, CH3। तो डिस्टेंस थोड़ा सा दूर होता चले जा रहा है। तब इस इफेक्ट की वजह से इनके अंदर भी बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा चेंज आएगा। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप के आने की वजह से सेकेंडरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा बताया गया है एज कंपेयर विथ टर्शरी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो CH2CH3 है ना, ये डिस्टेंस थोड़ा सा दूर होता चला जा रहा है जिसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा किस पर, इस नाइट्रोजन पर, ये दूर फैल रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी के अंदर यहाँ पर एक ही डोनेटिंग ग्रुप है वन साइड, और लास्ट में यहाँ पर अमोनिया, इसके पास एक भी डोनेटिंग ग्रुप, मतलब 3 यहाँ पर एच है और ये डोनेटिंग कैपेसिटी बहुत कम है इनकी। तो ये 2 चीजें आपने एज इट इज को लर्न करनी है और इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखने हैं जो इनके बेसिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वो है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट किसे कहा जाएगा कि जब इनको वाटर में मिलाया गया तो कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर रहे हैं, और उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस कि कितना बल्कियर ग्रुप है, कितना बड़ा ग्रुप है जो क्या कर रहा है, इसको इसके इफेक्ट में के लिए रिस्पॉन्सिबल है।